morning, students. I am Priti Sharma from Adarsh Pradiketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your assistant teacher. कल हम हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में, जिसके अंदर हमने पढ़ा वाइल्ड लाइफ के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, कैसे ये डिप्लीट होते जा रहे हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, इसके बारे में हमने कल पढ़ा। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। सो चैप्टर नंबर 2 इन ज्योग्राफी, जिसका आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर। कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है इसको यूज किया गया, क्यों बनाया गया, टाइगर जो है उनकी स्पीसीज कितनी थी, उनकी पॉपुलेशन कितनी थी और कैसे वो रिड्यूस होने लगी, उसके पीछे रीजंस क्या है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो टाइगर है, इट इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फेरनल वेब, यानी कि हमारा जो ये है उसके अंदर टाइगर जो है एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज माना जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज माना जाता है। इनकी जो पॉपुलेशन थी ज्योग्राफी को है चलिए 55,000। धीरे धीरे आफ्टर सेंचुरीज, मतलब 100 साल बाद में उनकी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 1827। सोचो आप कितनी पॉपुलेशन थी और वो रिड्यूस होकर कितनी रह गई। ठीक है, तो ये उनका पॉपुलेशन था और इसके पीछे क्या रीजंस है, इस पॉपुलेशन के डिक्रीज होने के पीछे क्या रीजंस है। पहला जो पॉइंट है वो आता है हमारा पोचिंग फॉर ट्रेड, कि ये जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो क्यों कम होती चली गई। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा पोचिंग फॉर ट्रेड। अब पोचिंग फॉर ट्रेड क्या है कि लोग क्या करते थे, इनका बिजनेस करने लगे, यानी कि पोचिंग फॉर ट्रेड मींस इनका शिकार करना, शिकार करके फिर इनको मतलब कि बाहर भेजना, इनका मतलब कि व्यापार किया जाता था, विदेशों तक भेजा जाता था। तो एक बिजनेस के रूप में इनको यूज किया जाने लगा, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है, तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा क्या था, श्रिंकिंग हैबिटेट। दूसरा रीजन जो है वो है श्रिंकिंग हैबिटेट। अब श्रिंकिंग हैबिटेट जो है इसका क्या मतलब होता है कि श्रिंकिंग हैबिटेट मींस कि जो फॉरेस्ट है वो डिप्लीट होने लगे, जंगल जो है वो खत्म होने लगे। जब अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो जो शेर जो टाइगर है उसे क्या चाहिए कि खाने के लिए कुछ चाहिए, जो जानवर होंगे वो तो जंगलों में ही रहते हैं। जब जंगल खत्म होने लगे तो बाकी जो एनिमल्स है जो उनके लिए ज़रूरी होता है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग गया। तो ये इनके रहने के लिए, उनकी जो रहने के लिए जो जो चीज़ें उसको सुटेबल होती थी वो चीज़ें क्या होने लग गई, खत्म होने लगी। उसके रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की उसे ज़रूरत थी, किसे, टाइगर को, वो चीज़ें क्या होने लगी, खत्म होने लगी। तो श्रिंकिंग हैबिटेट। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज। कि टाइगर जिन चीज़ों को अपना शिकार बनाता था वो चीज़ें भी क्या हो गई, जंगल नहीं रहेंगे तो वो जानवर भी नहीं रह पाएंगे और उनके बिना इनकी जो पॉपुलेशन थी वो खत्म होने लगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इलीगल ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन। इलीगल ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, कि टाइगर के स्किन का इलीगल
टाइगर का जो स्किन है उसका क्या यूज होता था? इट इज यूज फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी कि उनके जो बोन्स होते थे, टाइगर के बोन से मेडिसिन बनाई जाती थी, उनके स्किन जो होते थे, स्किन को यूज किया जाता था, उसका व्यापार होने लग गया। तो ये भी एक रीजन है जिससे उनकी पॉपुलेशन क्या होने लगी, धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो इलीगल ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन। एंड फिफ्थ पॉइंट है the use of their bones for traditional medicines, कि ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता था टाइगर के बोन्स को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। तो इन सब से क्या होता है, उनकी पॉपुलेशन जो थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन है वो एकदम से क्या होने लगे कि अब एकदम से खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर दिया। ठीक है, टाइगर्स को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर बनाया, एक स्कीम चलाई, जिसके अंदर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया इन अप्रैल 1973। प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ कब? 1973, कब? अप्रैल में। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो टाइगर को सेव करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया उसका नाम क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर। कब लॉन्च हुआ? अप्रैल 1973 को। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब इसके बाद में ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है इसके मेन एम्स क्या है, कौन कौन से इनके जो सेंचुरीज बनाई गई हैं, जो रिजर्व बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से स्टेट में है वो भी हम देखेंगे। इसका क्वेश्चन जो है वो आपके मैप में भी बन सकता है। मैप में आपको पूछा जा सकता है कि जो अलग अलग रिजर्व है वो कौन से स्टेट में है, तो वो भी आपको मैप के पर्पज से भी इसको पढ़ना है। क्या आप नोट करना चाहेंगे नोट कर सकते हैं। अब ये जो टाइगर प्रोजेक्ट दिया गया इसका मेन एम क्या हो सकता है? सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि सेव द टाइगर, टाइगर को सेव करना ताकि इनकी जो स्पीसीज है वो खत्म ना हो सके। ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है। और दूसरा जो फैक्टर है वो है कि इनकी जो पॉपुलेशन है, कि टाइगर पॉपुलेशन फॉर इकोनॉमिक, साइंटिफिक, कल्चरल, एस्थेटिक एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज, यानी कि इनकी जो इम्पोर्टेंस है अपने इकोनॉमी को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, अपने साइंटिफिक रीजन से भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनका प्रेजेंस, यानी कि हर एक चीज़ जो है, जितनी भी स्पीसीज होती है सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है और उनके प्रेजेंस से हर एक चीज़ हमारी सोसाइटी में आने वाली हर एक चीज़ जो होती है वो इफेक्ट होती है। तो इनका प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर्पज से टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया। ठीक है, अब ये जो टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया इसके बाद में हमारे इंडिया के अंदर कितने रिजर्व्स हैं? 51 टाइगर रिजर्व्स, 51 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। ठीक है, और ये जो रिजर्व्स बनाए गए हैं दैट ऑल आर गवर्न बाय प्रोजेक्ट टाइगर। ये रिजर्व जो है वो अंडर प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ही बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, which is administered by the National Tiger Conservation Authority। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट है ये किसके अंदर है, कौन देखता है इनको? एडमिनिस्टर्ड बाय नेशनल टाइगर, नेशनल टाइगर, किसके अंडर में ये काम होता है इनको रिजर्व करने का? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कंजर्वेशन अथॉरिटी। इनसे ग्रुप बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो इनको देखता है। वो कौन है, कौन सा ग्रुप है? कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इन ग्रुप के
द्वारा प्रोजेक्ट जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको ऑर्गेनाइज, उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, यानी कि उनकी पूरी देखरेख जो है वो इनके अंडर में होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर कि इंडिया इज होम टू 80% ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अंदर में 80% जो टाइगर पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, इंडिया के अंदर। एंड इन 2006 देयर वर 1411 टाइगर। 2006 में टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया की कितनी थी, 1411। इसके बाद में इन 2010 में इनकी पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई 1706, ठीक है। और नेक्स्ट 2014 में इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई अप टू 2226। And after that, in 2018, it is 2967। तो ये अलग अलग एस्टिमेट्स भी आपको ध्यान रखना है। 2006 में कितनी पॉपुलेशन थी टाइगर्स की, 10 में कितनी थी, 14 में कितनी है, 18 में। एट प्रेजेंट इट इज आल्सो 2967, ठीक है। याद तो हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम देखेंगे कि मेजर टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से, मेजर टाइगर रिजर्व्स। कौन कौन से, फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट। टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है। सेकेंड जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व। जो सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना होगा आपने, वहीं पर ये टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है, टाइगर रिजर्व कहाँ पर है ये, वेस्ट बंगाल। थर्ड जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। फोर्थ जो आपका टाइगर रिजर्व है वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व एमपी में। सिक्स्थ है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला।
रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व एमपी में, ठीक है। और नेक्स्ट जो टाइगर रिजर्व है वो है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, 8 नंबर पर काजीरंगा टाइगर रिजर्व आसाम में। और 9th नंबर पर जो टाइगर रिजर्व है आपका वो है बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। 10th नंबर पर जो आपका टाइगर रिजर्व है वो है बंधवगढ़, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व है एमपी के अंदर। तो ये सारे टाइगर रिजर्व हैं जो बनाए गए हैं फॉर टाइगर सेविंग, उनको बचाने के लिए रिजर्व्स जो है वो बनाए गए हैं। इनके बेस पर हमारा जो मैप का क्वेश्चन है वो कैसे बनता है कि अगर आपको देखेगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व तो वो आपको कहाँ फिल करना है, वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर दे दिया कान्हा टाइगर रिजर्व, ये आपको पता होना चाहिए कि वो एमपी में है, तो वो आपको फिल करना है। फिर अगर दे दिया सतपुरा टाइगर रिजर्व तो वो आपको कहाँ फिल करना है, सतपुरा टाइगर रिजर्व एमपी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इससे मैप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे, यस मैम 10 वाला कौन सा है? 10 है BANDHBGARH बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी के अंदर। ये मैंने इसीलिए लिखा है कि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो नोट कर सके, उनके पास टॉपिक्स हो पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है घड़ियाल। लिखिए आप लोगों ने। यस मैम। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे घड़ियाल के बारे में। बुक के अंदर बहुत छोटे छोटे टॉपिक पैराग्राफ में दिए गए हैं जिनको मैंने अलग अलग करके आपको बताया है ताकि आपको पढ़ने में इजी हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे घड़ियाल के बारे में। सो घड़ियाल इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल, यानी कि ये भी क्या है, एक रेंगने वाला जानवर है ना। तो घड़ियाल इज वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइलियंस ओनली फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि ये जो घड़ियाल है वो कहाँ पर है, ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में। घड़ियाल ऑल्सो नोन एज लॉन्ग नोज्ड क्रोकोडाइल, यानी कि सबसे पहला तो ये कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में। दूसरी चीज, ये क्रोकोडाइल फैमिली से बिलोंग करता है, एंड क्रोकोडाइल फैमिली से बिलोंग करने के साथ साथ इट इज लॉन्ग नोज्ड क्रोकोडाइल। ये क्या है, एक लॉन्ग नोज्ड क्रोकोडाइल, ठीक है। आगे क्या है इसके बारे में, इज द लॉन्गेस्ट लिविंग स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइलियंस इन द वर्ल्ड, यानी कि जो क्रोकोडाइल से भी ज़्यादा समय तक जो घड़ियाल है वो उसकी जो एज होती है वो क्रोकोडाइल से भी ज़्यादा होती है। Giant घड़ियाल were reported to be killed in the Ghagra and Kosi river due to hunting for skin, killing of for medicine and habitat loss. घड़ियाल fall in the category of one of the most critically endangered species of animals in the world. कि अब धीरे धीरे इनकी जो स्पीसीज है
जाती है। ये भी क्या है, खतरे में, यानी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं, जो धीरे धीरे आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। उसके पीछे रीजंस क्या है, इनकी भी स्किन को मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। दूसरी चीज क्या बताई गई है इसके अंदर कि ये जो जहाँ पर जैसे वाटर एनिमल है, ये एक्वेटिक एनिमल है, तो एक्वेटिक होने के कारण इनके जो हैबिटेट्स हैं, यानी कि उसमें और जो जानवर रहते हैं जिनसे इनका भरण पोषण होता है, तो वो भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो अगर वही नहीं रहेंगे, इसमें खाने को कुछ मिलेगा नहीं, तो ये कैसे वहाँ जिंदा रह सकता है। तो ये एक रीजन हो गया। मेडिसिन के लिए इसकी स्किन को यूज किया जाता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इनकी स्पीसीज जो है वो क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है। नाउ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड टू ओनली अ फ्यू रिवर। अब तो ये क्या है कि कुछ ही रिवर्स में यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से इंडिया के अंदर? नाउ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड टू ओनली अ फ्यू रिवर्स इन इंडिया and due to loss of habitat, dying and polluted river, they are on the verge of extinction. Today only small population of घड़ियाल are present in, कहाँ प्रेजेंट है, सोम रिवर, गिरवा रिवर, गंगा रिवर, महानदी रिवर, चंबल रिवर। इन रिवर्स में ही, इंडिया के कुछ ही रिवर्स में घड़ियाल को देखा जाता है। National Chambal Sanctuary is only place in India where a large wild population of India's special crocodilians घड़ियाल आर फाउंड। यानी कि अब इंडिया के अंदर घड़ियाल जो है वो कहाँ पर है, नेशनल चंबल सेंचुरी में। नेशनल चंबल सेंचुरी में ही सिर्फ घड़ियाल को देखा जा सकता है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कि जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उसके बेस पर जो फॉरेस्ट है उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दो टॉपिक आपके लास्ट बचे हैं इस चैप्टर के, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। Types of distribution. Types of distribution of forest and wildlife. ठीक है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जिनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है रिजर्व फॉरेस्ट। की फॉरेस्ट जो है उनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। तो फर्स्ट जो टाइप है वो हमारा है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, अब इसके पॉइंट्स हम देखते हैं कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है उनको किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो है वो पॉइंट ये है कि दिस फॉरेस्ट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। ये जो फॉरेस्ट है ये किसके अंदर में आता है, गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व मतलब कि फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट जिसकी देखरेख करती है, ठीक है। और इसके अंदर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज को किया जाता है, जैसे कैटल और ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ टिम्बर, लकड़ियों का कलेक्शन करना, एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड इन दिस फॉरेस्ट। इसमें अलाउड नहीं, जो गवर्नमेंट जिसको रिजर्व करती है उसमें ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड कलेक्शन ऑफ वुड इसमें अलाउड नहीं। तो अगर इसको कलेक्शन ऑफ वुड नहीं होगा, ग्रेजिंग नहीं होगा, तो फॉरेस्ट क्या होगा, रिजर्व हो जाएगा, है ना। थर्ड जो पॉइंट है ग्रेजिंग एंड कलेक्शन ऑफ वुड नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड। So they are regarded as the most valuable as far the conservation of forest and wildlife resource is concerned। यानी कि इसको रिजर्व इसी बेस पर किया जाता है ताकि इसमें जो फॉरेस्ट है उसको किसी भी पर्पज से सेव किया जा सके।
Over 50% of the forest in India have been declared as reserve forest. यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट में से 50% जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट में काउंट किए जाते हैं, यानी कि 50% फॉरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र हैव a large percentage of their forest classified in reserve forest. रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स बन जाएंगे जिससे आपको टॉपिक जो है उसको पढ़ने में इजी रहेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट? इन स्टेट्स में। नेक्स्ट इसके बाद में जो सेकेंड टाइप है फॉरेस्ट का वो आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फर्स्ट हो गया रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर क्या कौन कौन से आते हैं कि these forests are also owned by government but the local people are allowed to collect fuel, wood, grazing and their cattle without causing serious damage to the forest। कि ये जो फॉरेस्ट है ये गवर्नमेंट के द्वारा तो देखा जाता है लेकिन इसमें पर्सन्स आर अलाउड टू कलेक्ट वुड। ठीक है, वुड के लिए इसमें परमिशन दी जाती है, एनिमल ग्रेजिंग के लिए इसमें परमिशन दी जाती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक शर्त होती है कि आपको क्या करना है, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना। जो फॉरेस्ट है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हुए आप ये सारी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ इसमें हम देख सकते हैं फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर कि अराउंड 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जैसा हमने देखा था रिजर्व फॉरेस्ट में ओवरऑल 50% जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो टोटल में से 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट, 1/3% नहीं, ओनली 1/3 पार्ट ऑफ फॉरेस्ट जो है वो आते हैं इसमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, 1/3 पार्ट। एंड मोस्ट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, और कौन कौन से स्टेट्स के फॉरेस्ट जो आते हैं प्रोटेक्टेड में? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपके हो गए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर में जो आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद में जो फॉरेस्ट है वो है हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इससे देखो मैप के क्वेश्चन भी बनते हैं कि आपको अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बताना है तो उसके लिए कौन कौन सी स्टेट्स इसके अंदर है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। या आपको बताना है कि ऐसा कौन सा फॉरेस्ट है जिसका 1/3 पार्ट फॉरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में है, तो कौन कौन से स्टेट उसमें आते हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आप दे सकते हो। और मैप के क्वेश्चन मैंने आपको बताई थी। थर्ड जो है वो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट
मैडम ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सेकंड पॉइंट क्या है? are allowed to collect wood. कलेक्ट बोल्ड Persons are allowed to collect wood. लकड़ी। अच्छा वुड है क्या? हाँ। और क्या करेंगे जंगल में? ठीक है। Allowed to collect wood। और इसमें आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हो, grazing their cattle। grazing their cattle। ठीक है। तो इसका थर्ड पॉइंट जो है नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। यहाँ तक के नोट्स आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको नोट्स बनाने में तो आप पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और आपको अपनी नोटबुक मंडे को सबमिट करनी है। मैथ्स की क्लास के बाद में आपकी एसएसटी की क्लास फिर से होगी। किसी को कुछ पूछना है क्या?